इस देश में भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहते हैं। इस देश में भगवान से पहले रहने वाले आदमी का नाम है आदिवासी। ये एंथ्रोपोलॉजिकली प्रूव है, ये मानव शास्त्रीय तरीके से प्रूव है, ये सिद्ध हो गया है और सब जानते हैं कि इस देश का ओरिजिनल मालिक कौन है। अब सवाल इस बात का है कि आप लोगों के बीच में समाज में हर 2 घर के बाद में एक सफेद कपड़े वाला नेता मिलता है। इस समाज में नेतागिरी का भूत छाया हुआ है। हर आदमी अपने आप को नेता समझ रहा है। अरे भाइयों, एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, लेकिन एक कैडर, एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाओगे तो पूरी जिंदगी भर समाज के लिए काम करेगा। इस मिशन में, इस मिशनरी काम के लिए आपको तैयार होना है। आपको किसी पार्टी के भरोसे अपने सामाजिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़नी है। आपको दूसरों के भरोसे अपने सामाजिक अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़नी है। आपको अपने पूर्वज, जिनके विचारों ने इस देश को खड़ा किया है, गुंडाधुर हो, तिलका मांझी हो, टंटा भील हो, राघोजी भांगरे हो, बाबूराव शर्मा के हो, या क्रांति सूर्य महामानव भगवान बिरसा मुंडा हो, ये लोगों के विचारों से हमारा समाज चलेगा। नेताओं के विचारों से समाज बच नहीं सकता है। अगर समाज बचेगा तो समाज के शहीदों के विचारों से ही बच सकता है। हमारे लोग समझ नहीं पा रहे कि कैसे लड़ा जाए। आदिवासियों को समझने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आदिवासी बच्चा कंफ्यूज है, उसको आरक्षण नहीं समझ में आ रहा है, उसको स्वरक्षण समझ में नहीं आ रहा है, उसको अपने 5वीं 6वीं अनुसूची के अधिकार समझ में नहीं आ रहे। इस देश में एक अलग चित्र दिखाई दे रहा है साथियों। कभी कविता पढ़ी गई, उसमें बताया गया कि भैया सबकी चिंता है, आदिवासी की चिंता नहीं है। जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, ये वो लोग समझा रहे हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है जंगल से। ये रामदेव बाबा समझाएगा कि आदिवासी को, जो आदिवासी के पास से 30 रुपए में 5 किलो ये लेते हैं, आंवला लेते हैं और उसको मार्केट में 300 रुपए का बेचते हैं। एक बोतल 300 स्टेशन ठोक सकते हैं। ये आदिवासियों को समझाएंगे। अबे आदिवासी आदमी अगर किसी चीज की दवाई देता है तो पैसे नहीं लेता, वो फ्री में दे देता है और बोलता है बेटा पैसे लूंगा तो तेरे को ये दवाई नहीं लगेगी। ये आदिवासी का कल्चर है। और ये हमारा ही आंवला हम ही को 300 रुपए में बेचते हैं। 3 रुपए का आंवला उसका जूस बना के मार्केट में बेच रहे। आदिवासी को वन संपत्ति का लूट, यानी जल में, जंगल में जो संपदा है उसकी खुली लूट, हमारे जमीन के अंदर जो वन संपदा है, जो खनिज है उसकी खुली लूट, जो पर्यावरण है उसकी खुली लूट, और उसमें से कार्यक्रम चलाते हैं जंगल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, जंगली जानवर बचाओ। अबे इन तीनों को किसने बचाया है? इन तीनों को बचाने वाला कौन है? आदिवासी है। लेकिन आदिवासी बचाओ नहीं बोलते आप। क्या बात है? आपको जंगल चलता है, पर्यावरण चलता है, शेर चलता है, सुअर चलता है, आदिवासी नहीं चलता। ऊपर से आपको वनवासी बोल रहे हैं। यह वैचारिक षड्यंत्र है साथियों। पहले आदिवासियों को मूल निवासी, फिर आदिवासी, अभी वनवासी, 5 साल बाद स्वर्गवासी। ये कार्यक्रम है। आपकी पहचान को, आपके अस्तित्व को ये नकारा जा रहा है। हमारी आने वाली पीढ़ी जिंदा कैसे रहेगी? छत्तीसगढ़ के, मैं आपको स्पेशली पूरे समाज की पंचायत में बोल रहा हूं साथियों, मैं एक भी बात छूट नहीं बोल रहा हूं।
मैं अपने पूर्वजों की कसम खा के बोल रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो समाज के सामने एक बयान नहीं, सच्चाई है। अपने लोग पूरे छत्तीसगढ़ में हर 3 घर के बाद में आदिवासी परिवार जो है मजदूर है। हर 3 परिवार के बाद में एक आदिवासी परिवार मजदूर है। यानी छत्तीसगढ़ में 25 से 50% आदिवासी जो है वो मजदूरी का काम करते हैं। वो नागपुर आते, बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बेचारे गड्ढा खोदने का काम करते हैं। अब तो गड्ढा खोदने की भी मशीन निकल गई है, तुमको वो भी काम नहीं मिलेगा, तुम जिंदा कैसे रहोगे? इस देश में लैट्रिन साफ करने का काम भी सरकारी काम का हिस्सा है, लेकिन गड्ढा खोदने का काम सरकारी काम का हिस्सा नहीं बना। इसकी कोई पोस्ट ही नहीं है, आपको वो काम भी नहीं मिलेगा। आपके बच्चे को आरक्षण खत्म, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हमारी अगली आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए हम क्या बात करेंगे? कौन सी मांग को लेकर लड़ेंगे आप? आपके बच्चे को जिंदा कैसे रखोगे, इस पर बात करो। एक तरफ सरकार बोलती है इस देश में आदिवासी नहीं रहते, दूसरी तरफ आपके आरक्षण के साधन बंद, नौकरियां बंद। आपका बच्चा करेगा क्या पढ़ लिख के? इसके बारे में नेताओं ने बताना चाहिए। मेरे को ये फिक्र नहीं है कि हमारी जमीन जा रही है, हमारी जमीन छीन रहे हैं, ये तो चालू है क्योंकि सत्ता उनके पास में। वो सत्ता का कैरेक्टर होता है, उनकी मनमर्जी से वो लोग पूरे कॉर्पोरेट को आदिवासियों की जमीन बेच सके और बेचना चालू है। लेकिन सवाल यह है, ये आदिवासी समाज कैसे बचेगा? मैं इस पर बात करने आया हूं कि हमारा जो समाज है ये कैसे बचेगा, किस तरीके से बचेगा, इस पर चर्चा कब करोगे तुम? साथियों, बस्तर एक इतिहास का पन्ना बन जाएगा। यहां जितने पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, अगर आप बस्तर को इतिहास बनने देना नहीं चाहते हो तो आज से समाज के लिए काम करो। अरे तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी पहचान के साथ तुम्हारा अस्तित्व है, जल जमीन जंगल पे तुम्हारे अधिकार है। किसके भरोसे? कौन सा भगवान ने दिया? अगर बस्तर में गुंडाधुर का आंदोलन नहीं होता तो तुम्हारे हिस्से में 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन नहीं आती। तुम इस देश के मालिक नहीं बनते, जमीन के मालिक नहीं बनते। तब तो कोई आरक्षण नहीं था संविधान बनने के पहले, तब किसी टाइप की कोई सुविधा नहीं थी। जिंदा रहने का एकमेव साधन था जमीन, और ये जमीन देने वाले भगवान का नाम है बस्तर में गुंडाधुर। ये भगवान है आपका। मैं आपसे पूछता हूं, आपके रिकॉर्ड जाके चेक करो, कौन से नेता ने, कौन से राजा ने तुमको जमीन दिया? ये जमीन किसके आंदोलन से तुमको मिली? तुम्हारे बाल बच्चों के बदन पे कपड़े हैं। तुमको पहले क्रिमिनल ट्राइब बोलते थे, गुनहगार जमात। आदिवासियों को मारने पर किसी पे सजा नहीं होती थी, किसी पे एफआईआर नहीं होता था। वो क्रिमिनल ट्राइबल बिल बस्तर की याद दिलाता है। साथियों, ये जो आपके हिस्से में जमीन आई, आप अपने घर जाओ, पूछो, किसी से भी रिकॉर्ड निकालो, ये जमीन किसने दिया? ये लोग वो लोग हैं, टंटा भील, बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, बाबूराव शर्मा के, भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे लिए शहीद हुए। जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाए थे तो लोगों ने उसको भगवान की उपमा दी। अरे आदिवासियों के शहीदों को तो फांसी पे चढ़ाया गया डायरेक्ट, और वो हंसते हंसते चढ़ गए समाज के लिए। इतनी बड़ी चीज है समाज, अपने जीवन से ज्यादा उन्होंने समाज को महत्व दिए। अगर ये मरते नहीं तो हम जिंदा नहीं रहते। आज ये शहीद नहीं मरते तो हम जिंदा नहीं रहते। आज जो भी हमारा अस्तित्व है वो इन शहीदों के भरोसे है, और यही हमारे सच्चे भगवान है। इनके विचारों से समाज चल सकता है, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन से ज्यादा महत्व समाज नाम की चीज को दी। साथियों,
आदिवासियों के लिए समाज भगवान से बड़ी चीज है, भगवान से बड़ी चीज। भगवान बहुत छोटी चीज है समाज के सामने, क्योंकि आपका अस्तित्व, आपकी पहचान, आपका जीवन ये केवल समाज पर निर्भर है। अपने नाम से थोड़े देर के लिए आदिवासी निकाल लो, आपको अपने आप को थोड़े देर के लिए बोलो कि मैं आदिवासी नहीं हूं, आपकी औकात पता चल जाएगी इस देश में आप कौन हो। मोदी जी बोल सकते हैं मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, लेकिन हमारा भाई लंगोटी वाला जिसके पेट में रोटी नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, वो फटी लंगोटी वाला खड़े होकर बोल सकता है मोदी जी जिस देश के आप प्रधानमंत्री हो उस देश का मैं मालिक हूं। इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है आदिवासी होना। जैसे ही तुम अपने आप को आदिवासी बोलते हो उस वक्त तुम इस देश के मालिक बन जाते हो। आपको तय करना है कि आप इस देश के मालिक हो या नागरिक हो। जब के बोलो, तभी एक नारा दिए थे, सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश का मालक है। मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, सरकार देश की चालक है, सरकार देश की चालक है, आदिवासी देश की मालक है। मैं बोलूंगा बच्चे बच्चे को सिखाना है, आपको बोलना है आदिवासी को बचाना है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। बच्चे बच्चे को सिखाना है, आदिवासी को बचाना है। साथियों, इस समाज का अस्तित्व दिन ब दिन खत्म हो रहा है। नहीं हो रहा। हेलो साथियों, एक बात मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा। अपने लोग वहां पे लिखते हैं बड़ा पेन, ये झंडे पे क्या लिखा है? बड़ा पेन। अब कुछ लोग बताते हैं बड़ा पेन यानी महादेव, कुछ लोग बताते बड़ा देव हिंदी में। ये आदिवासियों को बेवकूफ बनाने की थ्योरी चल रही है। फड़ा यानी बड़ी और पेन यानी सिर्फ पेन, देव नहीं। पेन शब्द भगवान से भी बड़ा शब्द है। मैंने पहले ही बोला, भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहता है। और ये जो पेन शब्द है ये देव का समानार्थी शब्द नहीं है। पूरे विश्व के लोगों को हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसको थीसिस के रूप में भेजे है कि पेन नाम की संकल्पना भगवान से भी परे है, ऊपर है। अब लोग सोचने लग गए हैं कि भगवान से बड़ा कौन है, ये चर्चा का विषय बन गया है। पेन जो शब्द है ये भगवान शब्द नहीं है, ये उससे बड़ा शब्द है। इसलिए जो बड़ा पेन बोलते हैं वो बड़ी पेन है, बड़ी पेन, देव नहीं। आपको जो मिला है, जो कुछ आदिवासियों में है, वो है सबसे पहले संस्कृति, दूसरा उसकी पहचान और तीसरा उसके अधिकार। आपके पारंपरिक अधिकार इस देश में है, आपकी अलग पहचान इस देश में है। दुनिया के जितने भी धर्म है उसके निर्माता पुरुष है, लेकिन आदिवासी संस्कृति की निर्माता महिला है। इसलिए फड़ा पेन लिखे। चाहे इस्लाम ले लो, हिंदू धर्म ले लो, क्रिश्चियन धर्म ले लो या सिख धर्म ले लो, इसके निर्माता पुरुष है, लेकिन आदिवासी संस्कृति की निर्माता महिला है।
इस देश में आज आप जिसको नया बोलते ना, नवा, आपने बोला नवा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा में इसको नाइला बोलते। क्या बोलते? पतींतरम नाइला गोंडीते नाइले का मतलब पति आंता। नाइला का मतलब क्या होता है? नाइला यानी उत्पादन करने वाली। कोयातुड़ यानी कृषि पूर्व समाज। जब कृषि नहीं थी तब भी आदिवासियों का अस्तित्व था, उसको कोया बोलते हैं। जो कोई तुर है, कोय है, उसका उल्लेख आज भी आपको ऋग्वेद में मिलेगा, यजुर्वेद में मिलेगा। इसका उल्लेख वेदों में भी आया है। पहले हमको असुर बोलते थे। 1700 साल पहले गोंड नाम का शब्द आया। तुम्हारा प्रधान नाम का, भील नाम का, हलवा नाम का, और जितने आदिवासी है, ये 1700 साल हुए जब हम पे आक्रमण हुआ तब से। लेकिन उसके पहले हमको असुर बोलते थे, दस्यु बोलते थे, भूत बोलते थे, पिशाच बोलते थे। मैं बार बार समझाता हूं कि ये गांडोगिरी वाली विचारधारा बंद करो। अपने आप को गोंड का नेता, अपने आप को मुरिया का नेता, अपने आप को हल्बी का नेता, अपने आप को मुंडा का नेता। अबे क्या लगा ये? सिर्फ इससे तुम लीडर बन सकते हो, समाज को कुछ नहीं मिल सकता है। ये वैचारिक गांडूगिरी है। आंदोलन तुमको समाज को एक लाने के लिए करना पड़ेगा। यह सिद्ध हो चुका है कि जितने आदिवासी हैं भारत के, उनका डीएनए, जम के बोलो, उनकी संस्कृति, तो समाज भी, आंदोलन भी और विचारधारा भी। तो फिर कहां से नई नई दुकान खोल रहे हो? कोई आता है भाऊ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कोई आता है मैं सचिव हूं, महासचिव हूं। अबे मैं अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता तेरे को, यहां पर आ और तेरा भेजा बता कि तू इस समाज को बचा पाएगा कि नहीं पाएगा। ये खेल गम्मत नहीं है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। ये आने वाली पीढ़ी जिंदा कैसे रहेंगी, इस पे बात करने की सवाल है। ये मजबूत सवाल है। मैं झूठ पर बात नहीं करना चाहता हूं। सच बोलो, सच समझो, वास्तविकता में जियो, तो समाज के सामने सही सिद्धांत जाएगा। बात साथियों, आज की जरूरत है हम एक विचारों पे अपना सामाजिक मिशन पूरे देश में खड़ा करें। पूरे देश में हमारा एक वैचारिक मिशन होना चाहिए, यहां तक के कि हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी सामाजिक मिशन होना चाहिए। मैं तुम लोगों को बोलता हूं, पाकिस्तान भारत का हिस्सा था कि नहीं? नेपाल भारत का हिस्सा था कि नहीं? बांग्लादेश भारत का हिस्सा था कि नहीं? नागालैंड भारत का हिस्सा था कि नहीं? अभी भी है। मैं ये पूछता हूं, पाकिस्तान में आदिवासी मिल रहा है, नेपाल में आदिवासी मिल रहा है, श्रीलंका में आदिवासी मिल रहा है, बांग्लादेश में आदिवासी मिल रहा है, भारत में क्यों नहीं मिल रहा? ये षड्यंत्र है, इसको समझो। ये मोहनजोदाड़ो की जो लिपियां मिली है, ये संस्कृत में नहीं पढ़ी जा सकती। इस देश में संस्कृत को सम्मान दे दिया गया, हमको कोई तकलीफ नहीं है, उसको प्रथम भाषा का दर्जा मिला। तुम्हारा क्या है? तुम्हारी बोली भाषा जो संस्कृत आया नहीं था, उसके पहले से इस देश में है, उसको कौन सी भाषा का दर्जा देंगे आप? ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। हर आदमी का एक अलग मकाम, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के चक्कर में इस देश में सब लोग अपने अपने तरीके से वंशवाद की विचारधारा को फैला रहे हैं। आदिवासियों के सामने प्रश्न यह है कि वो अपनी संस्कृति को कैसे बचाए। आदिवासी के सामने प्रश्न यह है अपने अधिकारों को कैसे बचाए, अपने आप को कैसे बचाए, अपने आने वाली पीढ़ी को कैसे बचाए। मणिपुर ने साबित कर दिया कि इस देश का दृष्टिकोण आदिवासियों की तरफ देखने का क्या है। महिला राज्यपाल थी मणिपुर की, महिला राष्ट्रपति है देश की, और आदिवासी महिला को खुलेआम दंगा घुमाया जा रहा है।
उसको भरे चौक पे गोली मार दिए। किस कौन से समाज के साथ में हुआ ऐसा? अचानक आदिवासियों के साथ में कैसा हुआ है? इस पर भी चर्चा करो। इस देश के कॉरपोरेट्स, इस देश के पूंजीपति लोग, उसमें आदिवासी भी शामिल है, ये उनकी दलाली कर रहे हैं। नेता का पहला नंबर लगता है। तुमके दिमाग में ऐसा मत सोचना छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है तो होना चाहिए। नागपुर से दिल्ली जाने वाली यानी ट्रेन का नाम गोंडवाना एक्सप्रेस रख दिए तो गोंड फ्री में जाएगा क्या? ये चॉकलेट दे रहे हैं आपको। हमको आदिवासी राज्य नहीं होना, आदिवासियों का राज्य होना। इसमें बहुत फर्क है। आपका नाम का कोई बात कर ली है, छत्तीसगढ़ आदिवासियों का है, सब बोलते हैं आदिवासी राज्य है। यहां पे सबसे दयनीय हालत आदिवासियों की है। बेचारे 8 महीना घर में नहीं रहते हो, उनके बाल बच्चे क्या पढ़ते होंगे दूसरे प्रदेश में जाकर। वो जाते हैं, उनके साथ क्या क्या अन्याय होता है आपको मालूम है? हमारी मां बहनों के साथ रेप होता है, ठेकेदार लोग रेप करते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिलती है, उनका खाना भी पेट भर के नहीं खा सकते तो शाम में मंदिर के सामने भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। मजदूरी करने पर भी उसका पेट नहीं भर रहा और इतने मजबूर हो गए कि भीख मांगने के लिए तैयार है अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए। कौन से समाज की ऐसी अवस्था है भाई? कौन से समाज की? डॉक्टर बोलता है सबसे ज्यादा आदिवासी मर रहे हैं। जितने कुपोषित क्षेत्र है जहां खाने को नहीं मिलता है वहां ये लोग ब्लड बैंक के कैंप्स लगाते हैं, जिसको रक्तदान शिविर। रक्तदान शिविर के आड़ में आदिवासियों का खून लेकर उसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचने का षड्यंत्र चालू है, क्योंकि आदिवासियों के खून में उसका जो ब्लड सेल है उसमें रेजिस्टेंस पावर ज्यादा है, रोग प्रतिरोधक शक्ति सबसे ज्यादा है, और वो खून का उद्योग होता है। और ऐसे क्षेत्र में होता है जहां खाने को नहीं है वो ब्लड कैंप दे रहे हैं। एक क्षेत्र ऐसी था, मैं गया, मैंने पूछा कि भाऊ ये अचानक इतना यहाँ पर ब्लड कैंप भाऊ ऐसा होते रहता है? बोले महीने 2 महीने में। मतलब हर 2 महीने में देते ब्लड? हाँ। बोले क्या करेंगे, जो 850 रुपये मिलते हैं एक बॉटल खून देने के, उसी में हम अपने बच्चों का राशन ला लेते बोले और महीना भर खा लेते। भाऊ बोले काम तो नहीं है। डॉक्टर बोलता है खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन इस देश की सत्ता आदिवासियों को बोल रही है खाना होना तो खून देना पड़ेगा। डॉक्टर बोल रहा है खाना खाएगा तो खून बनेगा, व्यवस्था बोल रही है देखो खाना होना तो खून देना पड़ेगा। ऐसी अवस्था देश में कौन से समाज की है बताइए? कौन नेता बनना चाहता है आदिवासियों का? चलो सामने आओ, इस समाज की बागदौड़ को समझो, इस समाज के प्रश्नों का अध्ययन करो, इस समाज के दर्द को समझो और सामाजिक जीवन समर्पित करके इसका नेतृत्व करो। सब आओ। आपको पार्टी की ज्यादा चिंता है, तो पार्टी तो अभी पैदा हुई। तेरे पार्टी में तेरी इज्जत इसलिए है क्योंकि तू आदिवासी है, तेरे ऑफिस में तेरे को नौकरी इसलिए है क्योंकि तू आदिवासी है, तू डॉक्टर इसलिए बना क्योंकि तू आदिवासी है, तू इंजीनियर इसलिए बना क्योंकि तू आदिवासी है, टीचर इसलिए बना क्योंकि तू आदिवासी है। अगर आरक्षण नहीं रहता तो तेरी औकात क्या है? जिस समाज ने सब कुछ दिया तेरे को, उसको क्या टाइम दे रहे हैं आप? ऐसे नाचने गाने हम गाते हैं, चलो अच्छी बात है, उसमें मेरे को 10,000 लोग दिखते हैं, शादी के कार्यक्रम में 10,000 और मैयत में साले 200 लोग दिखते हैं। ये अवस्था हो गई समाज की। मेरे को किसी ने सुबह बोला भाऊ आदिवासी दिन के प्रोग्राम में आपको आना है। बिल्कुल आऊंगा, लेकिन आदिवासी दिवस में नाचते गाजते हुए हमारे 1 लाख लोग दिखाई देते हैं, लेकिन जब किसी वास्तविक बुनियादी मुद्दे पर आंदोलन होता है अपने 200 लोग सड़क पे नहीं दिखते।
आश्रम स्कूल में बच्चों के क्या हाल है देखो। अरे एक किताब नहीं है आदिवासियों पर आज, बस्तर की संस्कृति पर। बस्तर की एंथ्रोपोलॉजी रिपोर्ट कहां है मेरे को बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, आप बताओ कौन से लाइब्रेरी में, मैं जाना चाहता हूं। क्या बताओगे अपने बच्चों को? एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे के हाथ में कुरान शरीफ देता है और बोलता है बेटा तेरा जीने मरने का रास्ता है। एक क्रिश्चियन भाई अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है और बोलता है ये तेरे जीने मरने का रास्ता है बेटा। एक हिंदू भाई अपने बच्चे के हाथ में रामायण महाभारत पुराण देता है और वो बोलता है ये तेरे जीने का रास्ता है। एक सिख भाई अपने बच्चे के हाथ में गुरु ग्रंथ साहब देता है, वो बताता है। एक बौद्ध भाई डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ ग्रंथ बुद्धा एंड हिज धम्मा वो उसके हाथ में देता है और बोलता है कि तेरा ये जीने मरने का रास्ता है, इसको लेके चल। ये पूरे समाज जो है, जितने भी धर्म के लोग हैं, इनका अपना काम है, इनके स्कूल चलते हैं, इनके मिशन है, लड़कियां नन बन जाती है, भिक्खू बन जाते हैं, उनके सेंटर है। अरे आप तो इनसे पहले के लोग हैं। आपके बच्चे ने आपसे पूछा कि मैं कौन हूं इस देश में, मेरा इतिहास क्या है, मैं कौन सी किताब पढ़ूं, आप कौन सी किताब उसके हाथ में दोगे बताइए? है कुछ देने के लिए है आपके बच्चों के पास? कुछ नहीं है। यानी हमारा समाज आज अपंग हो गया है, वैचारिक रूप से अनाथ हो गया है, और एक नई फसल आ रही है गांडूगिरी की कि मैं ये समाज का नेता, मैं वो समाज का नेता। मैं दुश्मन तो बांटना ही चाहता है तेरे को। बटेगा तो लड़ेगा कैसे, और लड़ेगा नहीं तो बचेगा कैसे, बचेगा नहीं तो जिएगा कैसे? समाज को एक नई दिशा, एक सामाजिक प्रशिक्षण की दिशा हमको देने की जरूरत है। अगर वो नहीं करेंगे हम, तो आने वाले समय में हमारी जनरेशन हमको माफ नहीं करेगी। सब कुछ छीन लिए हमसे। याद रखना, ये हमारी अंतिम पीढ़ी द्वारा अंतिम पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली अंतिम लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम हार गए तो इस देश से आदिवासियों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इस देश में षड्यंत्र चल रहा है आदिवासी मुक्त भारत बनाने का। मेरे शब्दों पे ध्यान दो, आदिवासी मुक्त भारत। इनको प्रकल्प चाहिए तो आदिवासी की जमीन होना, रेलवे बनाना है तो आदिवासी की जमीन होना, माइनिंग करना है तो आदिवासी की जमीन होना, तुमको फॉरेस्ट के वो बनाना है रिजोर्ट्स और वो सब संग्रहालय बनाना है तो आदिवासी की जमीन होना। भाई तो दूसरों के पास जमीन नहीं है क्या? अदानी से लेना, अंबानी से मांगना। उनके पास जमीन इसलिए नहीं है कि अदानी और अंबानी इस देश के मालिक नहीं है, अपन है। ये जमीन हमारी मां है। हमारे पूर्वजों ने इस जमीन में उनका खून सिंचा हुआ है। ये बस्तर कोई आज का नहीं है। ये मोहनजोदारो हड़प्पा से जब हमको भगाया गया तब से आज 2000 साल के पहले का भी इतिहास बस्तर में मिलता है। देयर इज ए ह्यूमन लाइफ बिफोर 2000 years इन बस्तर। तो बस्तर पे दावा कौन कर सकता है? पूरे देश के आदिवासियों की निगाह जो है बस्तर के आदिवासियों पर है, क्योंकि ये आदिवासियों का दिल बसता है बस्तर में। यहां उनकी संस्कृति बसती है, यहां उनकी पहचान बसती है। जो बच्चे आज बजा रहे हैं ये बाजा, ये बच्चे जो नाचे आज देख रहे हो, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। ये एक उदाहरण देता हूं। आदिवासी की महिला गरीबी से बदन झांकती है, पहनने को साड़ी नहीं रहती, एक साड़ी के 2 टुकड़े करते हैं और पहनते। सच्चाई है कि नहीं? और उसका बदन दिखा तो ये कमीने अपने भी नेता शामिल है उसमें, बोलते हैं ये तो संस्कृति है, आदिवासियों की संस्कृति है। उसका बदन गरीबी की वजह से दिख रहा है, वो नहीं सोच रहे, वो सोच नहीं रहे, वो मजबूर है, उसके पास कपड़े नहीं है, ये नहीं सोच रहे।
और उसको संस्कृति बोलते हैं। और माधुरी दीक्षित अगर बदन दिखाए तो उसको सभ्यता बोलते हैं। वाह, शाहरुख खान के पैर में दर्द होता है, आमिर खान के पेट में दर्द होता है, संजय दत्त के सर में दर्द होता है तो पेपर में आ जाता है। आदिवासियों की गर्दन भी काटी जाती है तो पेपर में नहीं आता है। आदिवासियों को रातों रात गांव से हटा दिया जाता है तो पेपर में नहीं आता है। यह वास्तविकता है साथियों। मैं यहां बोल रहा हूं, कुछ लोगों ने मेरे को बोले सतीश भाऊ आप जा रहे हो, खुले बोलोगे, सब लोग देखेंगे। मैंने बोला मैं मरने को नहीं डरता। मैं मेरे समाज से बात कर रहा हूं, मेरी समाज की पंचायत में बात कर रहा हूं, मेरे भगवान लोगों के सामने बात कर रहा हूं, मेरे आने वाली पीढ़ी के सामने बात कर रहा हूं। ये जो दहशत हमारे लोगों के दिमाग में बैठाई गई है, उस दहशत से बाहर निकलो। एक सामाजिक दबाव खड़ा करो, कानून की अच्छी जानकारी लो, प्रशिक्षण शिविर शुरू करो, संविधान में जहां जहां हमारे अधिकारों का उल्लेख है उसको समझो, जहां जहां विशेष अधिकार दिए गए उसको समझो, गवर्नमेंट के क्या जवाबदारियां उसको समझो और उस पर डिबेट करो और आगे बढ़ो। एक सोशल एडवोकेसी करनी पड़ेगी, एक सामाजिक वकालत करनी पड़ेगी अपने समाज के लिए। साथियों, यह मिशन जो है बिरसा ब्रिगेड का, यह पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में, देश के 18 राज्यों में इसका काम शुरू हुआ है और देश के 2000 जनजातियां इससे जुड़े हुए हैं। और मैं इसका समर्थक नहीं हूं कि मैं गोंड के बारे में बात करूं, प्रधान के बारे में बात करूं, हलवा के बारे में बात करूं, नहीं। समाज यानी पूरा समाज। ये तय करो कि सब एक झंडे के नीचे कैसे आएंगे, ये तय करो कि ये कैसे एक विचारों में बन जाएंगे, ये तय करो कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कैसा होगा, हमारी आने वाली जनरेशन कैसी होगी। ये तय करने का समय है साथियों। जिन लोगों ने मेरे को बुलाए, बात तो बहुत करना चाहता था मैं आपसे। मेरे को ऐसा लगा था कि ये कार्यक्रम अगर 12 बजे 1 बजे शुरू होता तो मैं 4 घंटे तक बोलता। मेरे को जाने की तैयारी करना है और अब सुनने के लिए मत तैयार रहो, समझने के लिए तैयार रहो और करने के लिए तैयार हो जाओ। बिरसा मुंडा ने बोला था कि समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन विचारों से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो समाज विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है और गुलाम ही मर जाता है। हमको गुलाम मरना नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी को गुलाम नहीं बनाना है। हम इस देश के मालिक थे, हैं और रहेंगे। हम इस देश के संविधान की रक्षा अगर कोई कौम कर सकती है इस देश में, केवल आदिवासी कर सकता है। और यह सच्चाई है आदिवासी कि अगर आदिवासी जिंदा रहेगा तो इस देश की मूल संस्कृति, मूल भारतीय संस्कृति जिंदा रहेगी। जिस दिन आदिवासी खत्म हो जाएगा, भारत की ओरिजिनल संस्कृति खत्म हो जाएगी। मानव शास्त्र में क्या पढ़ाते हैं? आदिवासियों के बारे में पढ़ाते हैं। समाज शास्त्र में क्या पढ़ाते हैं? आदिवासियों के बारे में पढ़ाते हैं। अभी अभी नया नया आ गया कि कुछ भगवानों के बारे में जबरदस्ती पढ़ा रहे हैं। साथियों, जिस परिस्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति का आकलन घर जाके करना। मैं आपको बता के जा रहा हूं, 3 साल बाद में बस्तर में आदिवासी समाज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बस्तर रहेगा लेकिन आदिवासी खत्म हो जाएगा। मेरे इशारों को समझो, घर घर शुरू करो, समाज जोड़ो अभियान चलाओ, आदिवासी अधिकार अभियान चलाओ, एक एक घर को जोड़ो। वो कोई भी पार्टी में रहे, वे पार्टी तो अभी आई, पार्टी बनेगी समाज जम के।
पार्टी बड़ी की समाज, नेता बड़ा की समाज, ये न मैं हल ही जाऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो ये जो बात है, समाज सर्वश्रेष्ठ है। टंटा भील मरते वक्त बोले, उनको पूछे तेरी आखिरी आरज़ू क्या है, तो बोले मैं अपने भगवानों को देखना चाहता हूं। तो अंग्रेज आए, उसके पास में रामायण महाभारत सब रख दिए। टंटा भील बोला मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिनके लिए मैंने अपना पूरा जीवन दिया है, मैं उन भगवानों को देखना चाहता हूं। लाखों की जनसंख्या थी जबलपुर जेल में, और टंटा भील की परिवार के लोगों को खड़ा किए। 19 साल तक के अपने परिवार को देखा नहीं था उसने। 19 साल तक के इतने लंबे समय तक अंग्रेज, जमींदार और उच्च वर्णियों के खिलाफ में संयुक्त लड़ाई लड़ा। यहाँ के उच्च वर्णियों ने हमेशा आदिवासियों के खिलाफ में षड्यंत्र रचे, अंग्रेजों का साथ दिया। ये इतिहास है। आदिवासियों को अकेले किए, यहाँ के छोटी जाति के लोगों को अकेले कर डाले, और वो हमको बता रहे राष्ट्र क्या होता है। मैं आदिवासी को मत बताओ, इस देश की 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। 70%। इसके प्रमाण है। वैसे देखा जाए तो हर परिवार को स्वतंत्र सेनानी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। हमारे लोग तबाह हो गए, हमको स्वतंत्र सेनानी का सर्टिफिकेट नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाए उनको स्वतंत्र सेनानी की सर्टिफिकेट दी गई। हमारे हिस्से में क्या है भाई? भूख, गरीबी, मौत। मैं नक्सली आंदोलन का समर्थक नहीं हूं, मैं गैर संवैधानिक आंदोलन पे भी बात नहीं करता, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि अपनी सामाजिक व्यवस्था को टिका के रखे बगैर आपके पास कोई पर्याय नहीं है। आप इस देश के पहले नागरिक हो, बावजूद उसके इस देश में हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, आदिवासी पर्सनल लॉ नहीं है। आपके लिए कानून भी नहीं है, आपके कस्टमरी लॉ को मान्यता नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आदिवासी कस्टमरी लॉ को डिफाइन नहीं किया। अभी 2023 में गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने एक बिल बनाई थी, वन सुरक्षा संवर्धन अधिनियम 2023, जिसमें आदिवासियों की जमीनों को कॉर्पोरेट्स को देने का इन्होंने प्लानिंग किया था। कोई बात नहीं किया। मैं गया, मेरे को कुछ लोग समझाए मत जा, तेरे को मार देंगे। मैंने बोला हम वैसे ही मरे हुए लोग हैं, और हमारे शहीदों से हमको एक ही प्रेरणा मिली है, बेटा जियो तो शान से और मरो भी शान से। हमने पिटीशन डाले सुप्रीम कोर्ट में, गवर्नमेंट को पार्टी बनाया, आज सुप्रीम कोर्ट में वो जजमेंट स्टे हुआ है। नहीं तो कम से कम 4 करोड़ आदिवासी विस्थापित हो गए रहते जंगल से, वो कानून से। आपको आपके इतिहास के साथ खत्म करने का षड्यंत्र रच दिए थे। मैं किसी जाति विशेष पे बात नहीं करता। कुछ लोग मेरे को बोले भाऊ एक विशेष जाति का यहाँ पर बहुत बड़ा ये है, मैंने बोला नहीं। कुछ ब्राह्मण साथी भी थे जो ईमानदारी से आदिवासियों का साथ दिए, कुछ क्रिश्चियन साथी भी थे जो आदिवासियों के लिए लड़े, कुछ मुस्लिम साथी भी है जो आदिवासियों के लिए ये साथ दिए। आदिवासियों ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, ना वो किसी धर्म को भेदभाव तरीके से देखता है, ना आदमी को। हमारे घरों में कोई जात नाम की और भेदभाव नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा बड़ा पेन, हमारी फड़ा पेन ही बहुत खतरनाक है। हम आदिवासी संस्कृति को मानते हैं, हमारे यहाँ माँ का स्थान भगवान से बड़ा है। हम यहाँ के पेड़ पौधे पर सब लोगों को पूछते हैं, इनको मान्यता देते हैं, इनका सबसे ज्यादा आदर करते हैं। और जो हमारा पेन है वो भगवान से पहले का पेन है, जिस पर बात करना अभी उचित नहीं है। किसी दिन कैडर में बैठेंगे। मेरे लिए पूरे बच्चों का, लड़कियों से विनती है, जो लड़कियां फेल हो गई है, 10वीं 12वीं छोड़ दिए, उन्होंने कुछ हुनर सीखो, अपना पेट पालो, पहले इस लायक बन जाओ कि खुद का पेट पाल सको, फिर शादी करना।
लड़कों ने भी कर लेने का वही काम, पहले अपना जिंदा रहने का साधन ढूंढो। और कोई लड़का कोई लड़की सब लोग समान रह के एक दूसरे के भाई दोस्त जैसे रहो। अपने आदमी को अपन सम्मान नहीं देंगे तो कौन देगा? आदिवासी सुनने के बाद सामने वाले का दिमाग काम करना बंद कर देना चाहिए। वो इंप्रेशन आदिवासियों का होना चाहिए। आप लोग इतने देर से बैठे हैं, मेरा तो काम ही है बोलना। मैं इसी काम के लिए आपके बीच में आया साथियों। मेरा उद्देश्य आपको आपके सामाजिक जीवन की तरफ ले जाना था। बिरसा मुंडा ने क्या किया था? कृष्ण धर्म लिया, उसको भी छोड़ा। वैष्णवी धर्म लिया यानी हिंदू धर्म लिया, उसको भी छोड़ा। और आखिरी में बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, गुलामों का एक ही धर्म होता है, संघर्ष संघर्ष और संघर्ष। ये बिरसा मुंडा ने बोला। जब उसको मार रहे थे, उसकी दो स्टोरी है बिरसा मुंडा की मौत की। एक स्टोरी ऐसी है कि उसको फांसी दे दिए, पॉइजन दे दिए, और दूसरी स्टोरी ऐसी है कि रात भर जैसे बकरा काटते उसके बाद उसकी चमड़ी निकालते हैं, वो चमड़ी निकाली गई रात भर और खून निकलते रहा। और उससे एक सिग्नेचर करवा रहे थे कि बोल तू इस देश का आदिवासी नहीं है, तू यहां का मूल मालिक नहीं है। बिरसा मुंडा रात भर तड़पते रहा। आखिरी सांस तक बिरसा मुंडा के एक ही शब्द थे, मैं आदिवासी था, आदिवासी हूं और आदिवासी ही रहूंगा। मेरे खून का कतरा कतरा मेरे समाज के युवा पीढ़ी में जान फूकेगा। वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, वो अपनी मालकियत की लड़ाई लड़ेंगे, वो अपने मानवता की लड़ाई लड़ेंगे, अपनी संस्कृति समाज और सभ्यता को जिंदा रखेंगे, देश को जिंदा रखेंगे। बिरसा मुंडा ने एक छोटी सी बात बोली थी एक फादर को कि आप तो धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, अगर आदिवासियों को जिस दिन समझ लेंगे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। आदिवासी एक ऐसी संस्कृति है कि किसी भी धर्म का आदमी उसमें खुशी रहेगा, क्योंकि उसमें भेदभाव नहीं है। विश्व में सबसे बड़ी आज ताकत अगर कोई है, साइंटिफिक ताकत, वो आदिवासी संस्कृति है। ग्लोबल वार्मिंग में यूनाइटेड नेशंस में भी बोलने लग गए लोग, साइंटिस्ट बोलने लग गए, अगर इस देश के विश्व के पर्यावरण को, मानव जाति के जीवन को, प्राणियों के जीवन को अगर कोई चीज बचा सकती है तो वो आदिवासी संस्कृति है। साथियों, जाते जाते पढ़े लिखे लोगों के लिए एक इशारा करके जाता हूं। कुछ गलती होंगी तो माफ कर देना। आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं। मैं एक समाज की अदालत में बात कर रहा हूं, यह सोच के बोल के जा रहा हूं। इन लोगों ने पहले एक्सपेरिमेंट किया आर्टिकल 370 का कश्मीर का, लेकिन इनकी नजर थी 71 और 72 पे। 371 और 300 किसके आर्टिकल है? ये 5वीं और 6वीं अनुसूची के आर्टिकल है। जो मणिपुर में हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स बोलते हैं उसको, और जो बस्तर में हो रहा है, गढ़चिरौली, नंदुरबार, बाकी क्षेत्रों में, नासिक, सह्याद्री में, यहां जो हो रहा है ये 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है। यहां पर भी वही जमीनी होना इनको। हमसे पूछो तो सही, हमको सहमति तो लो, हमारे साथ तो दो, हमको हिस्सेदारी तो दो। वन वे चल रहा है, वन वे। ये समझो, आप लोग अपने अधिकारों के लिए, संविधान के लिए और अपने सामाजिक जीवन के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या कर सकते हो, इस पर बात करो। इसमें समाज का पढ़ा लिखा आदमी, कर्मचारी, अधिकारी, नेता, ये समाज के गॉड है। गॉड यानी GOD गॉड, गॉड यानी भगवान। G फॉर गार्जियन, O फॉर ओनर, D फॉर ड्राइवर। पालक, मालक और चालक। किसी ने तुमसे पूछा, एक गाड़ी का भी चालक पालक मालक रहता है, किसी ने तुमसे पूछा आदिवासियों की चालक पालक मालक कौन है, क्या जवाब दोगे?
क्या जवाब दोगे? जिस समाज में तुम जीते हो उस समाज के चालक, पालक और मालक कौन है? कौन ले रहे तुम्हारी जवाबदारी? तो जो समाज का पढ़ा लिखा वर्ग है वही समाज को धोखा दे रहा है। जो गॉड होना चाहिए, जीओडी गॉड, वो उल्टा हो गया, डीओजी डॉग हो गया, वो कुत्ता बन गया। ये समझने वाली चीज है। जो समाज का हेडमैन था वो डेडमैन बन गया भाई। तो सब लोगों ने मिलकर, चाहे मजदूर हो, क्लास 1 ऑफिसर हो, नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, सब लोगों की जवाबदारी समाज के प्रति होती है। समाज सर्वश्रेष्ठ है, समाज के आगे सब समान। ये समाज नाम की संकल्पना, समाज नाम की परिभाषा, समाज नाम की चीज और समाज नाम की विचारधारा को आप लोग मरने मत दो। ये जिंदा रहेगा समाज तो आप जिंदा रहोगे, समाज सुरक्षित रहेगा तो आप सुरक्षित रहोगे, समाज जीवित रहेगा तो आपके अधिकार जीवित रहेंगे भाई। आप अपने सामाजिक जीवन को, आने वाली पीढ़ी को कैसे निखार सकते हो, कैसे बचा सकते हो, इसकी तरफ गंभीरता से बात करो। समाज के लिए समझदार और ईमानदार आदमी की जरूरत है। वो समझदार है लेकिन ईमानदार नहीं है, क्या करोगे? ईमानदार है लेकिन समझदार नहीं है, क्या करोगे? बिल्ली का गूं न लीपने का पोतने का। बहुत अच्छा आदमी है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है, सुबह उठता है और ड्यूटी जाता है, शाम को घर में आता है, इतवार के दिन मटन खाता है, दारू पीता है। बहुत अच्छा आदमी है, किसी के लेने देने में नहीं रहता है, अधिकारी है। अबे ये तो मरा हुआ आदमी है, ये जिंदा आदमी कहाँ है? समाज के प्रति क्या योगदान है उसका? समाज मरे हुए आदमी नहीं चलाते साथियों, समाज जिंदे लोग चलाते हैं। चाहे मजदूर हो, उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। आज के दिन जिस त्योहार को आप लोग मना रहे हैं, वास्तविक भारत माता यानी आदिवासी महिला है, क्योंकि उसने उस चीज का शोध करी है कि चावल कैसे उगाया जाता है, गेहूं कैसे उगाया जाता है। ये आदिवासी महिला ने इसका शोध करी है। तो ये कोई काल्पनिक भारत माता की बात नहीं कर रहा हूं, वास्तविक भारत माता कौन है? लेकिन देश में ट्रेंड बहुत अलग है। बिरसा मुंडा का एक केस सुनाता हूं मैं आपको, प्रचार चलता है अभी भी, गाय हमारी माता है। बिरसा मुंडा ने पूछा था, भैंस का दूध किधर जाता है? अबे गाय मां है तो भैंस बड़ी मां है, क्योंकि ज्यादा दूध देती है। क्योंकि वो काली है उसको मां नहीं बोलते आप, और भैंस, वो गाय गोरी है तो उसको मां बोलते हो। भाई मां तो मां होती है, चाहे वो काली रहे या गोरी रहे। आदिवासियों में अब भी भैंस का स्थान माता जैसा है, इसके प्रमाण है। आदिवासी संस्कृति बहुत ऊंची है साथियों। कुछ लोग हंसते हैं, आदिवासी लोग महुए की झाड़ की, बहुत परेशान कर, महुए के झाड़ की पूजा करते हैं। कुछ षड्यंत्र चल रहा है क्या? नहीं ना, ठीक है, अपना ही आदमी होगा वो, ठीक। तो महुए की झाड़ की पूजा करते हैं बोले आदिवासी लोग, इसलिए करते हैं बोले क्योंकि महुए की दारू पीते हैं, महुए की दारू पीते हैं। रुक जाओ भैया, मैं करता हूं, टेंशन मत लो। हेलो, किधर आओ? हाँ इधर आओ। हेलो हेलो भैया, मेरी आवाज तुम यहाँ दबा देंगे, मैं जहां भी जाता हूँ वहां तो बोलता ही बोलता हूँ, राइट? तो कहाँ पे सही आ रहा है? हेलो,
हेलो भाइयों, आदिवासी संस्कृति को बदनाम करते हैं कि आदिवासी लोग मव्वे के दारू पीते हैं करके मव्वे के झाड़ की पूजा करते हैं। दादा, ऐसा बोलने वाले वो षड्यंत्रकारी हो सकते हैं, वो साइंटिफिक और जाओ आप, ठीक है, हाँ ठीक है, वो षड्यंत्रकारी हो सकते हैं साथियों। आदिवासी मव्वे के झाड़ की पूजा इसलिए करता है, जब चावल नहीं हुआ था, गेहूं नहीं हुआ था, जवार नहीं होती थी, तो मव्वे को घोंडी में इरुक बोलते हैं। इसकी रोटी बना के हम लोग खाते थे। ये हमारा पालन और पोषण किया करके आदिवासी आज भी उसको पूछता है, अपना पेन उस पे रखते हैं। हमारी संस्कृति बहुत अलग है। दुनिया के सभी धर्मों के लोग सुअर को अछूत जानवर मानते हैं, गोंडी में पत्ती बोलते हैं उसको। सुअर को अछूत जानवर मानते हैं, गोंडी में पत्ती बोलते हैं उसको साथियों। लेकिन आदिवासी संस्कृति में उसको नारायण पेन बोलते हैं। नारायण पेन उसको पूछते हैं। अगर एक सुअर जैसे प्राणी का भगवान जैसा स्थान हमारी संस्कृति में है, तो इंसान का कितना बड़ा स्थान होगा। आप लोग एक सही रास्ते से जा रहे हो भाइयों। शांतिपूर्ण तरीके से हमको अपने सामाजिक अधिकारों की तरफ जाना है, सामाजिक एकता की तरफ जाना है। पूरे बस्तर में गांव-गांव में सामाजिक बैठक शुरू होनी चाहिए। समाज जोड़ो अभियान चलाओ। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं है आपको, आप खुद समाज के लोग हैं। आपको यहां अध्यक्ष अध्यक्ष नहीं, सभी अध्यक्ष जिसकी नियत साफ है समाज के प्रति, जिसको लगता है मैं मेरा दायित्व पूरा करना चाहता हूं, वो व्यक्ति गांव छोड़ के अपने अपने रिश्तेदार गांव में जाके समाज को इकट्ठा करो। एक बार आदिवासी इकट्ठा हो गए यार, तो आल्टी पार्टी कोई चिल्लर चीज है सब। तुम नेता को बोलोगे बैठ जा, तो नेता सो जाएगा, अगर ताकत हमारी बड़ी बड़ी तो। एक जोक है, एक बस्तर के लोग रहते हैं, पढ़ लिख लेते हैं बढ़िया, बहुत बड़ी बन जाती भाई, उसका हस्बैंड भी उधर नौकरी पे लग जाता बंबई में, और वो बस्तर में रहती बेचारी, अपनी संस्कृति वगैरह पहले करती, लेकिन अब ऑफिसर से शादी हो गई तो बंबई चले गई। अब बंबई में गई तो आदिवासियों की जितनी सभ्यता थी, संस्कृति थी, जो नेंग थे, सब भूल गई। वो आई नहीं 20 साल तक, बच्चे बच्चे हो गए उसके। अचानक वो घूमने के लिए बस्तर आई, और गांव में इधर अपने कुछ आदिवासी लोग बहुत परेशान थे बेचारे, कुछ चर्चा कर रहे थे कि भैया सब लोग यार, सबके कुत्ते बिकते हैं साले, लोग खरीद खरीद के कुत्ते लाते हैं, अपने गांव के कुत्ते क्यों नहीं बिकते हैं? तो वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, रामा और गोमा दिमाग लगाते हैं और बोलते हैं कि भैया इसकी दुम काट दो, इसके थोड़े कान काट दो, इसको डेंटिंग पेंटिंग करो और बाजार में रख दो। वो भाई आती है, कुत्ते को देखती है, वो दोनों, रामा 2 कुत्ते को लेके इधर रहता है, गोमा इधर 2 कुत्ते को लेके रहता है। वो भाई आती है और बोलती है, कहो कितना बड़ा कुत्ता है, कितना अच्छा कुत्ता है, 2-2 आंख है, 2-2 नाक है, ऐसा वैसा करके पप्पी लेती है। तो वो जो गोमा है ना, वो उसको गुस्से से देखता रामा को। तो रामा पूछता, बे मेरे तरफ क्यों गुस्से से देख रहा है, बे क्या हो गया, मेरे तरफ तू किसको गुस्से से देख रहा है? बोले, अबे वो मैडम को बता, बोले कुत्ते का मुंह इधर नहीं है उधर है करके। समझ गए? ऐसी हालत हो जाती है जिन्होंने संस्कृति को भूल गया। वो महादेव को भी ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए। जब आदिवासी था तो पहले नंबर का प्लेयर था, देव आदि देव महादेव।
जैसे आदिवासी संस्कृति को छोड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश तीसरे नंबर पे आ गया। ये लोगों ने भगवान को नहीं छोड़े। तुम कौन सी खेत कुमुली हो? आप लोग काफी समय हो गया, सब लोग मिशनरी काम करो, मिशनरी जीवन जियो। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा समाज, मेरी मेहनत का कुछ पैसा समाज और सामाजिक मिशन के लिए दो। अपनी लड़ाई खुद लड़ो। दुख हमारा है तो लड़ाई भी, अगर लड़ाई हमारी है तो संगठन भी, संगठन हमारा है तो विचारधारा भी, तो उसके लिए त्याग भी। तो ये लड़ाई लड़ने की तैयारी कर दो। लेकिन लड़ाई का मतलब है तुम वैचारिक रूप से अपने समाज को पहले तैयार करो। हम लोग जीरो पर है। लोग बेवकूफ समझते हैं आदिवासियों को। कुछ भी कर दो, ये तो सारे नपुंसक लोग हैं, इनके समाज में एकता नहीं है, इन समाज की महिलाओं के साथ कुछ भी करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा लोगों के दिमाग में है। हमारी जब मां बहनें जाती है तो लोग इस तरीके से देखते हैं। इनकी सोच बदलना चाहिए। आदिवासी महिलाओं के पैर को ही देखना चाहिए, सर को नहीं देखना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना है। अपनी मां बहन, अपनी संस्कृति, अपनी जल जमीन जंगल की रक्षा के लिए आपको जागरूक नागरिक बनना पड़ेगा भाई। यही मेरी आप लोगों से विनती है। किसी समय और मिलेंगे, मेरे को जाना है, आपके बीच में से जा रहा हूं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दादा, कि ये पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए कुछ करो। और सब चलता है, होना भी चाहिए, लेकिन ये दिमाग का कारखाना खोलो। ये दिमाग का कारखाना जब तक नहीं खोलेंगे तब तक के हमारे रास्ते नहीं बनेंगे। ये आने वाली पीढ़ी हमको माफ नहीं करेगी। आप लोग के बीच में मैं आया, मैं अपनी बात हमेशा रखते रहूंगा आपके बीच में। मैं जहां भी रहूंगा आपके साथ हूं। मिशन आपके साथ में है। कई लड़के जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, IAS है, घर बार छोड़ के इस मिशन को चला रहे हैं। ये सभी लोग आप जो दिख रहे हैं मेरे साथ में भी, ये तमाम लोग पूरा जीवन त्याग करके काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं। आप लोग आदिवासियों के कैप्टन हैं, क्योंकि आप बस्तर में रहते हैं। तो आपके हाल महादेव जैसे मत करना, और कृपया करके समाज की सामाजिक स्थिति को समझो। याद रखना, आदिवासी देश का मूल मालक है। यहाँ के SC OBC माइनॉरिटी के लोग उसके वंशज है। ये बात ध्यान में रखना। जिस दिन आदिवासी वनवासी हो जाएगा, यहाँ का SC OBC माइनॉरिटी स्वर्गवासी हो जाएगा। जब तक आदिवासी जिंदा है, ये देश में मूल निवासी होने का दावा कर सकते हैं। तो ये जो वनवासी वाला कार्यक्रम है, ये आदिवासियों को ही खत्म नहीं कर रहा है, यहाँ के SC को, OBC को, माइनॉरिटी को, सबको निपटा रहा है। ये देश एक जगह आएगा तभी जब तुम्हारी विचारधारा शुद्ध रहेगी, शुद्ध राष्ट्रीय रहेगी, शुद्ध सांस्कृतिक रहेगी, शुद्ध सामाजिक रहेगी। आदिवासी इस देश का पहला नागरिक है, था और रहेगा। साथियों, ये देश आदिवासियों का था। इस देश में 29 राज्य है। 29 में से 16 राज्य आदिवासियों के हैं। कितने? 16। यानी आधा भारत आज भी आदिवासी भारत है। जय बिरसा, जय आदिवासी, जय आदिवासी। बहुत बहुत सेवावान सतीश पेंद्रा